देखो बेटे, कल जो लास्ट टॉपिक आपको हमने करवाया था वो लिफ्ट का केस था। आज आपको स्टार्ट करवाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या बेटे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज कंजर्व होता है। जितना कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम है उतना ही लीनियर मोमेंटम के बाद, सॉरी, कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम होगा। दोबारा सुनो बेटे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दो बॉडी आपस में जब कोलाइड करती है तो पहले कितना लीनियर मोमेंटम है और बाद में कितना लीनियर मोमेंटम है, अगर हम वो चेक करते हैं तो ऑलवेज सेम आता है। जैसे एक बम का एक्सप्लोजन होता है, बम फटता है तो बम फटने से पहले उसका क्या लीनियर मोमेंटम है। मींस आप कहोगे सर सभी पार्टिकल रेस्ट में है तो लीनियर मोमेंटम 0 है। और जब बम फटने के बाद जब फटा उस टाइम भी आपका लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। और कंजर्व होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है। तो अभी आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आर्टिकल का पहला नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट आप खुद लिख लो। क्या बताइए बेटे कि लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व, दैट इज बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व होगा, बराबर होगा। कैसे होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। तो ये कहता है दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम ए है, दूसरी बॉडी का नाम बी है, और दोनों बॉडी का आपस में कोलिजन होता, आपस में टक्कर होती है। तो बेटे जब दोनों की टक्कर होगी तो हम बताते हैं टक्कर होने से पहले, मीन्स कोलिजन होने से पहले उनका लीनियर मोमेंटम का नाम लिखता हूँ और टक्कर होने के बाद उनका नाम लिखता हूँ, फिर आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर बता देता हूँ, रेज एंड कर देना, आपको ही बता दूंगा बेटे। क्या बोला मैंने, ए एंड बी आर द टू बॉडीज एंड पी ए पी बी be the linear momentum of two bodies before collision। बेटे पी ए और पी बी मैंने माना लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए और बी का जब कोलिजन हुआ था उससे पहले, और जब कोलिजन हो गया, टक्कर हो गई, तो देखो आप सुनो, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है बेटे मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज होगा नहीं, टक्कर होने के बाद या टक्कर होने से पहले, कोलिजन होने से पहले उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो हमने बोला पहले लीनियर मोमेंटम है पी ए और पी बी, और बेटे पी डैश ए और पी डैश बी, लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। इतना समझ आया होगा बेटे। मैंने दो बॉडी मानी है, एक का लीनियर मोमेंटम पी ए, दूसरी का पी बी, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद पी ए डैश और पी बी डैश, ये आ गया आपने। ठीक है, मुझे जो प्रूव करना है, मुझे प्रूव करके दिखाना है, मुझे दिखाना है कोलिजन होने से पहले जो लीनियर मोमेंटम था और कोलिजन होने के बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम। तो देखिए बेटे कैसे, अब हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। और सभी बच्चों को न्यूटन सेकंड लॉ पता होगा, F बराबर होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो देखिए बेटे क्या बनेगा अपने पास, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। कहीं पर भी समझ नहीं आता है बेटे अपना रेज एंड कीजिए, उसी को अनम्यूट कर दूंगा मैं। न्यूटन का सेकंड लॉ पहले मैं साइड लिख देता हूँ फिर नीचे लिखूंगा। ये होता है बेटे
अब सुनिए मैं क्या कहता हूं, अच्छे से सुनिए। मैंने लिखा ए बी, ए बी मतलब एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाएगी, अभी समझा दूंगा कौन सी बॉडी कौन सी पे फोर्स लगाएगी। और बेटे फोर्स लगाने से डीपी, डीपी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। सोचो अगर ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो बेटे वेलोसिटी किसकी चेंज हुई, चाहे वो उसको पुश करे चाहे पुल करे। अगर बॉडी बी पे फोर्स लगा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का चेंज होगा। अगर फोर्स लगा है ए बॉडी के ऊपर तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए बॉडी का चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना। एक आगे चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, पीछे से आके इसने इसको धक्का लगाया तो आगे स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। तो इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज। अगर ये बॉडी इस पे भी फोर्स लगाती है तो इसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज। तो सुनिए क्या कहा है। अगर ये कहता है बी बॉडी ने, और आपको बताया बेटे ऑलवेज पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से स्पीड किसकी चेंज हुई, मोमेंटम किसका चेंज हुआ, ए का चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी पी ए। पी ए लिखना गलत है, डी पी ए लिखना गलत है, क्योंकि पी ए कब है, पहले, और बाद में कितना हुआ, पी पी डैश ए। इसका मतलब चेंज बाद में कितना है, पी डैश ए, और पहले कितना था, पी ए। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पी डैश ए माइनस पी ए। देखो इसको अगर dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए तो ये बनेगा एफ ए बी क्रॉस डी टी। बेटे अच्छे से सुनना, बी बॉडी ने ए बॉडी पे फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज किसका हुआ, फर्स्ट बॉडी का, इक्वल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कौन सी, ए। ए पे फोर्स लगा, बी ने किस पे लगाया, ए के ऊपर। और इसको मैं ये बोल सकता हूं, जिस बच्चे को समझ नहीं आया, ये है फाइनल कोलिजन होने के बाद, और यह कोलिजन होने से पहले। मान लीजिए वेलोसिटी मान रहे हो, मोमेंटम मान रहे हो, दोनों को माइनस करूंगा तभी तो चेंज आएगा। कितना चेंज मोमेंटम में आया है, कब, जब बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स। अच्छा, इसी वे में अगर मैं लिखता हूं एफ बी ए क्रॉस डी टी या डेल टी, तो बेटे ये क्या बनेगा, पी डैश बी माइनस पी बी। अच्छे से समझ आया बेटे, मैंने क्या कर दिया, ये लिखा पी डैश एफ ए बी क्रॉस डी टी, ये बना एफ बी ए क्रॉस डी टी अपने पास लिया। एक बार आप शुरू से देख लीजिए, समझ नहीं आया तो पूछो। हमने कहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर्टिकल करवा रहे हैं कि जो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। तो इसके लिए माना दो बॉडी थी ए और बी, पी ए और पी बी उनका लीनियर मोमेंटम है जब कोलिजन नहीं होता है उससे पहले, और कोलिजन हो गया है उसके बाद आपका लीनियर मोमेंटम ये है पी डैश ए और पी डैश। ये कहता है अगर बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है तो ए बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो आ गया पी डैश ए माइनस पी ए। और अगर बी ए ने बी के ऊपर लगाया है तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ, जो रिजल्ट आपके पास आ गया पी डैश बी माइनस पी बी। क्लियर बेटे। अच्छा, अब हम यूज करेंगे, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ चल रहा था, और अब हम यूज करेंगे फ्रॉम न्यूटन थर्ड। बेटे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एफ ए बी इक्वल एंड अपोजिट माइनस एफ बी ए। मतलब अभी मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगा रखा है, एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए। क्लियर है बेटे। देखो यहाँ भी क्रॉस dt है, अगर यहाँ क्रॉस dt कर देता हूँ, यहाँ क्रॉस dt कर देता हूँ, दोनों तरफ dt dt आएगा। यहाँ भी मान लीजिए क्रॉस dt, यहाँ भी क्रॉस dt, dt से dt कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब एफ ए बी क्रॉस dt बराबर एफ बी ए क्रॉस dt लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। मैं यहाँ पर एफ ए बी की जो वैल्यू क्रॉस डी टी लिख लो, चाहे यहाँ पर क्रॉस डी टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम दोनों तरफ सेम है।
इसलिए कैंसिल हो जाएगा। एफ ए बी क्रॉस डी टी की वैल्यू कितनी है, पी डैश ए माइनस पी ए। अगर वेक्टर का साइन लगा है तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर देना, कर दिया रिप्रेजेंट। ये डैश है तो डैश माइनस पी ए इक्वल ये सिंबल माइनस का एफ बी ए, ये रहा बेटे पी डैश बी माइनस पी बी। वेक्टर का साइन है तो वेक्टर का साइन लगा दिया है डायरेक्शन को। फिर सुन लो, कोई बच्चा ये सोच रहा हो बेटे ये क्रॉस dt है, इस साइड भी dt कर लेना, इस साइड भी dt कर लेना, dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अपना, dt से dt कैंसिल, तो अपने पास बचेगी उत्तर। अब देखना आगे क्या होता है। p डैश a बेटे माइनस का p डैश b बनेगा, इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा बराबर। देखो ये माइनस क्या बना प्लस, तो ये हो गया बेटे पी बी खाली, ये माइनस का पी ए उधर जाएगा प्लस का पी ए बन गया। अगर आप देखना चाहते हो पी ए कौन है, पी ए है लीनियर मोमेंटम पहले, पी बी कौन है लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दोनों है लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये दोनों है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्या हुआ प्रूव्ड है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल आ गया लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यही चीज आपने क्या करनी थी बेटे, प्रूव करके दिखानी थी, तो आप प्रूव करके दिखा दिया है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतना ही मोमेंटम आपका कोलिजन के बाद में है। तो ये आपका फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपके पास आया। देख लीजिए, अगर अभी बच्चों को समझ नहीं आया, नोटबुक साथ में होगी, इसको नोट भी साथ कर लिया होगा बेटे। जिसको प्रॉब्लम आई है वो अपना राइट, जो आपके पास फोन है उसमें राइट हैंड साइड में 3 डॉट लगी होंगी, उन डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड, वो रेज हैंड जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे पास आपके आंसर आ जाएगा, रेज हैंड हुआ है। उस बच्चे को अनम्यूट कर दूंगा मैं और उसकी प्रॉब्लम पूछ लूंगा, बेटे पूछो कहाँ पर प्रॉब्लम आई, नहीं है तो देख लो बेटे, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट सॉरी इसी की एप्लीकेशन करवाऊंगा, क्या एप्लीकेशन, बस ये याद हो कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ऑलवेज क्या होंगे बेटे, सेम। पहली एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन इसी से आता है, पहली एप्लीकेशन रिक्वायलिंग ऑफ गन। रिक्वायलिंग ऑफ गन होता क्या है, रिक्वाइल का मतलब होता है बेटे वापिस, जैसे क्या बोलता है रिक्वायलिंग होता है, जब आप बुलेट फायर करते हो गन से तो बुलेट जाती है बेटे कहाँ, और गन रिक्वायल होती है, वापिस आती है। किस लिए वापिस आती है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपकी गन कहाँ आएगी, पीछे। तो इसको बोलते हैं रिक्वायलिंग ऑफ गन, कि आपकी गन लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए किस स्पीड से वापिस आई, कितनी पीछे आई, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा बेटे, पहले रिक्वायलिंग ऑफ गन का मीनिंग समझ में आया, जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और गन कहाँ आती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम बोलते हैं अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो झटका लगता है, झटके का मीनिंग है आपकी गन कहाँ आई, पीछे। क्यों आई है पीछे, वो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के, इसलिए कहा जाता है, इसकी कंसेप्चुअल आती है। जब आप बुलेट फायर करते हैं तो बेटे देखा होगा, जो भी पुलिस वालों के पास होती है गन या फौजी रखते हैं, तो वो इसको गन को अपनी शोल्डर के अंदर लगा के ऐसे और फिर फायर करते हैं। क्यों किया ऐसा, जब उस गन को अपने शोल्डर के साथ लगाएंगे तो बेटे वो गन बॉडी से टच होगी, बॉडी के साथ कनेक्टेड होगी। अब उस गन का मास नहीं है,
गन और आपकी बॉडी पूरी एक बन गई, मतलब दोनों का मास काउंट हो गया। अब केवल गन का मास नहीं, आपकी बॉडी का मास और काउंट हो गया। तो ज्यादा मास काउंट हुआ, ज्यादा मास हो गया, तो रिक्वायरिंग ऑफ गन जो किस वेलोसिटी से रिक्वायल वापिस आएगी, वो स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम। इसीलिए जो झटका हम बोल रहे थे, जर्क जो हम बोल रहे थे कि जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो झटका किधर लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसका अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, पहले आप प्रैक्टिकली देखिए, फिर आपको समझ में आए। ये कहता है M1 मान लिया मास ऑफ गन, V1 मान ली बेटे वेलोसिटी ऑफ गन, M2 माना मास ऑफ बुलेट, और V2 मानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये सारे पॉइंट लिख दिए। क्या कहते हैं, M1 मास गन का है, V1 वो वेलोसिटी है गन की जिससे वो पीछे है, M2 मास ऑफ बुलेट है, V2 वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमने कहा किसकी एप्लीकेशन है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वो क्या बताया बेटे मैंने कि कंजर्व होगा, कंजर्व का मतलब नेट मोमेंटम उनका कितना आएगा, जीरो। जब भी आपने इक्वेशन पुट करनी हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है बेटे M1 V1। M1 किसका मास है, गन का, V1 क्या है, गन की वेलोसिटी, तो मोमेंटम गन का आ गया, प्लस M2 V2। देखो ये किसका लीनियर मोमेंटम है, गन का, ये लीनियर मोमेंटम किसका है, बुलेट का। दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ, नेट सम करता हूँ, तो किसके इक्वल आ रहा है बेटे, जीरो। इट मींस टोटल आपके पास लीनियर मोमेंटम कितना बना, जीरो। नेट लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो। तो किस कंडीशन को ओबे करवा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी आप एप्लीकेशन पुट करोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर कितना आएगा बेटे, जी। आर्टिकल का नाम क्या है, रिक्वायरिंग ऑफ गन। आपने वेलोसिटी गन की निकालनी, बुलेट की, तो आंसर आएगा सर गन। ठीक है, तो गन की वेलोसिटी निकालते, कौन सी वेलोसिटी, जिससे वो रिक्वायल होगी वापिस। देखिए बेटे गन का मतलब V1, देखिए क्या सोल्व करते हैं, M1 V1 बराबर ही हो गया M2 V2। आपको चाहिए V1, तो V1 की वैल्यू M2 V2 अपॉन में M। क्लियर हुआ बेटे। देखो माइनस सिंबल आ रहा है तो वेक्टर का साइन रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, अगर वेक्टर का साइन नहीं लगाते तो ये माइनस क्या बन जाती है, प्लस। क्यों प्लस बनती है, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड आपकी बुलेट गई है उससे जस्ट अपोजिट। बुलेट कहाँ गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो गन कहाँ आएगी, बैकवर्ड। किसकी वेलोसिटी है, V1। V1 कौन है, गन। तो रिक्वायरिंग ऑफ गन क्या बोली जाती है बेटे, कि आप जब फायर करते हैं तो बुलेट अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और गन कहाँ की, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस स्पीड से आई, उस स्पीड का नाम क्या बोला जाता है, रिक्वायरिंग ऑफ गन। क्लियर हुआ। तो जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप ये बताओगे। अगर माइनस सिंबल लिख दिया है, इस माइनस का मीनिंग फिर बोल रहा हूँ, क्या मतलब होता है बेटे, अपोजिट इन डायरेक्शन, कि बुलेट अगर आगे गई है तो गन कहाँ आएगी, सोल्व कर सकते हो। अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम रिक्वायरिंग ऑफ गन के लिए कंसेप्चुअल क्या आती है, कि जो मैन है जो, ठीक है, वो गन को अपनी शोल्डर में टाइट करता है। क्यों टाइट करता है, टू इंक्रीज द मास। जब वो शोल्डर में टाइट करेगा, टाइट बेटे उसको पकड़ेगा, तो क्या होगा, आपकी गन और बॉडी दोनों मिलके एक बन जाएगी, एक बॉडी की तरह काम करेगी। गन बॉडी एक, तो आपकी जो बॉडी का मास है वो भी किस में काउंट हो गया, गन में। आपने देखा होगा फौजी वगैरह फायर करने के लिए या तो आपकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर रखी होती है, स्टैंड होता है गन रखने का। वो स्टैंड क्यों है, वो स्टैंड इसलिए बनाया है ताकि जो आपकी गन है
और गाड़ी पूरी का वेट क्या हो जाए, मास क्या हो, एक जैसा, कंप्लीट एक ही मास। और अगर मास ज्यादा होगा, देखो बेटे यहाँ देखिए आपने पढ़ा है ये V1 M1 के इनवर्सली नजर आ रहा है। अगर M1 जितना ज्यादा इंक्रीज होगा V1 उतना ही कम होगा। V1 अगर उतना ही कम होगा, चलिए देखो M1 है कौन, मास ऑफ गन, ये मास बहुत अगर ज्यादा हो गया तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो जर्क लगा तो फील ही नहीं होगा। इसलिए गन को रखने के लिए क्या होता है, स्टैंड होता है, और हम फायर करते हैं तो अपनी शोल्डर के अंदर टाइट। तो ये था बेटे रिक्वायरिंग ऑफ गन। इसके एग्जाम्पल और बहुत से हैं, जैसे मैंने बम का केस लिया। जब बम फटता है आपके पास न्यूमेरिकल पूछ भी लिया जाता है, वैसे वैल्यू बेस्ड में या कंसेप्चुअल टाइप भी बोल देता है क्वेश्चन। जब बम फटा उससे पहले वो किस में था, रेस्ट। इसका मतलब उसका नेट लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, 0। अब कहोगे सर बम फटने के बाद भी उसका लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी है 0। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर बताता हूँ। ये बम है, ये फटा, फटते ही क्या एक साइड जाता नहीं बेटे, जिस डायरेक्शन में मान लीजिए 2 डायरेक्शन में गया, एक इधर आया एक इधर, अदरवाइज चारों तरफ गया। इधर ही मानना, मैं 2 डायरेक्शन मानता हूँ, इधर पार्ट आया इधर आया। अब सुनो बेटे, मान लीजिए ऐसे फटा, इतना पार्ट तो गया इस साइड और ये छोटा सा पार्ट आया इस साइड, ठीक है। इसका मास m1, वेलोसिटी v1, इसका मास m2, वेलोसिटी v। बेटे सुनो, नजर आ रहा है इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, बहुत ही कम। इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सेम, इक्वल। अब देख रहे हो एक इधर है, उधर प्लस डायरेक्शन, तो मेरी वाली साइड माइनस डायरेक्शन, वो प्लस ये माइनस, टोटल करके देखो नेट कितना आ गया, 0। इसलिए कहता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होना है, कंजर्व। तो आपसे कहता है कि जब फटा उसका एक पार्ट इतना मास है, इस वेलोसिटी से इस साइड आ गया, दूसरे पार्ट का मास इतना है, तो किस स्पीड से मूव करेगा, तो आप दोबारा से यहाँ से कर लोगे सोल्व। ये इक्वेशन लगाओ ये वाली और सोल्व कर लेना, स्पीड आ जाएगी। क्लियर व्हाट, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन आएगी, अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद सुनो बेटे और भी एग्जांपल है। नाव खड़ी हुई है किनारे पे, ठीक है। आप क्या करते हो, नाव से जंप करके, बोट से जंप करके किनारे के ऊपर आते हैं। जब आप जंप करोगे बोट से किनारे के लिए, बाहर आने के लिए बोट से, तो आप बताओ अपने पैरों से बोट के ऊपर फोर्स लगाओगे या नहीं, बिल्कुल लगाओगे। किस साइड लगाओगे, अगर आपको जंप करके आगे आना है तो आपके जो पैर हैं, पैरों ने फोर्स बोट पे कहाँ लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप आए कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी बॉडी का मास, आपकी वेलोसिटी वो कहाँ हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बोट पानी में चली जाएगी, किस मोमेंटम को, उतना ही मोमेंटम, बोट का मास ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कम। अगर हम कहते हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस है, आपको मैंने पहले भी बताया था न्यूटन थर्ड लॉ में, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन लेस सरफेस पे हम खड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह से, हमें चलना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं। तो बेटे मुंह से जब हवा बाहर आई तो उस हवा का कोई ना कोई तो मास है और उसकी वेलोसिटी भी है। बेटे मास चाहिए कितने, बहुत स्मॉल है, बट फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ये भी याद रखना। जब जैसे ही हमने अपने मुंह से एयर को प्रेस किया फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस एयर से अपने ऊपर उसको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाना है। उस एयर का मास, उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही लीनियर मोमेंटम कहाँ एक्सर्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतना ही हमें चाहिए था और अपनी बॉडी क्या हो जाती है, मूव। या मैंने कहा इस बॉडी को मैंने थ्रो किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ। उतना ही सेम करने के लिए, कंजर्व लीनियर मोमेंटम करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, जिससे लीनियर मोमेंटम आएगा और दोनों क्या होंगे, बराबर। इस वजह से हम फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर सकते हैं। ये था बेटे कंप्लीट इसका
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो इसके बाद आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल करवाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूटी में, प्री बोर्ड में या वैसे पूछ लें। आर्टिकल का नाम है न्यूटन्स सेकंड लॉ इज ए रियल। देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ बोलते हैं, तो पहला आपका आंसर आता है न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों? तो वो कहता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके अंदर भी सेकंड लॉ कंटेन, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अंदर भी कंटेन कौन होता है? न्यूटन सेकंड। क्या मीनिंग है? अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को लेके चलता हूं तो मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ लेके आ सकता हूं, और न्यूटन के सेकंड लॉ से मैं न्यूटन थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकता हूं। तो बेटे दोनों ही एक ही लॉ के अंदर कंटेन्ड है, इस वजह से न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है? रियल। न्यूटन पूछ लिया जाए क्यों बोला जाता है, तो आपने एक ही लाइन में आंसर देना है, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो कंटेन द न्यूटन सेकंड। फर्स्ट लॉ में भी सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ में भी सेकंड लॉ है। तो देखिए, आपको प्रूव करके दिखाता हूं, मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लेके चलता हूं और प्रूव करके दिखाऊंगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले। तो देखिए बेटे, आर्टिकल का नाम लिख लेना, न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। रियल लॉ क्यों बोलते हैं? देखिए बेटे, मैंने कहा फर्स्ट लॉ बोल दीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल दीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड न्यूटन। पहले आपको ये तो पता हो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो ये होता है बेटे, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until or unless, तब तक, whenever we cannot apply external force, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो अब मैं ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा कि रेस्ट की बॉडी रेस्ट में, मोशन की बॉडी मोशन में, तब तक जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। देखो, मैंने कहा कौन सा लॉ लेना है? न्यूटन सेकंड लॉ। जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है उसको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया था? फोर्स। कि न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन द फोर्स। तो मैं चलूंगा बेटे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल्स ma। सही है बेटे, यहां तक न्यूटन के सेकंड लॉ ने प्रूव किया था, एक्सप्लेन किया था फोर्स, मतलब F बराबर ma किस में आया था? न्यूटन सेकंड लॉ। अक्षय कुमार अब आ रहे हैं। F इक्वल्स ma। अब मैं अपनी तरफ से सपोज क्या करता हूं, मैं मानता हूं, सपोज मैं कर रहा हूं ये कि नेट की जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स कितना है? मतलब ये F की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब M में क्या है? 0। बेटा इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना, हमने क्या सपोज किया कि फोर्स कितना लगा है? 0। ये 0 मान लिया, तो Ma की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं, मास तो 0 हो नहीं सकता, मास कैन नॉट इक्वल टू 0, मास तो 0 होगा नहीं। तो बची कौन? बची ए, एक्सेलरेशन। तो आपने कहा मास तो 0 होगा नहीं, ए 0 हो सकती है। अब फिर वही बात आ गई कि जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो समझ आ गया होगा, ए 0 दो केसेस में आती है, कल भी बताई थी लिफ्ट वाले केस में। ए 0 कब आती है? अगर बॉडी रेस्ट में है तब आपकी ए 0 होती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब आपकी ए 0 होती है।
यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब सेम, एक जैसा मोशन, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो आंसर क्या होगा बेटे, जीरो। दोबारा सुन, ए जीरो आने के कितने केस होते हैं बेटे, दो। कौन से, बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप क्या बताओगे, ए जीरो आने के दो केस। पहला केस, द बॉडी इज एट रेस्ट, और सेकंड, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सुनो बेटे, अच्छे से सुनते चलना, रटना मत। आपने क्या कहा, जब फोर्स जीरो है, फोर्स कौन सा, जब तक उस पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, इसका मतलब वो बॉडी या तो रेस्ट में है या किस में है, यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं है। कोई फोर्स नहीं तो जीरो आ गया तो बॉडी किस में है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है। इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रखी हुई रहेगी, ये रही, और अगर मोशन में तो मोशन में चलती रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक ये एफ कितना है, जीरो, जब तक मैं कोई एफ की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ, तब तक बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। तो ये किस चीज को प्रूव करके दिखा दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आप बोल सकते हो दैट इज, क्या है ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेके किससे चला था, न्यूटन के सेकंड लॉ को, और लास्ट में प्रूव कौन हो गया, न्यूटन का फर्स्ट। ये था बेटे अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो कंटेंट होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। अब हम क्या करवाएंगे, न्यूटन के अपोजिट करवाएंगे। न्यूटन का कौन सा लॉ लूंगा बेटे, सेकंड लॉ, और उससे प्रूव क्या करूंगा, न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करके दिखाऊंगा। देख, पूरा आर्टिकल एक ही है, और फर्स्ट वर्ड हटा दूंगा बेटे, कहीं आपको ऐसा लगे कि गलत है तो आप रेज एंड करो और मेरे को बताओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए बेटे, चलना फिर कहां से है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। देखो, एक तो आपने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन द फोर्स, और आपने ये भी तो कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स, है ना। एफ बराबर डीपी बाई डी था बेटे, है ना। तो इसको देख क्या लिखते हैं, F1 क्रॉस डेल पी। F1 वर्ड यूज नहीं करता, ए बी वर्ड यूज करता, क्योंकि F1 पता नहीं वो क्या बोल दे, फर्स्ट बॉडी पे लगा कि सेकंड बॉडी पे, मैं कुछ नहीं, बट यहां से क्लियर है बी ने किस पे फोर्स लगाया, ए के। मोमेंटम किसका चेंज हुआ है बेटे, बी ने ए के ऊपर फोर्स अगर लगाया है तो ए का चेंज हुआ है मोमेंटम। तो आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ठीक है बेटे, इसको थोड़ा सा घुमा के वर्डिंग में ना करके मैं सीधा सा कर देता हूँ, या लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेल टी यूज किया तो इसको लिख दो डेल पी, छोटा बनाए। पी का मतलब मोमेंटम, डेल का मतलब चेंज, और ए का मतलब ये कहता है लीनियर मोमेंटम ए का, डेल का वर्ड होता है चेंज, चेंज हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये लिखो। आगे चलूं बेटे, एफ बी ए अगर लिखता हूं क्रॉस डेल टी बराबर कौन आ जाएगा, मतलब अब ए ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, बी के ऊपर, तब अपना लीनियर मोमेंटम अब बी क्या है, सेम है, कंजर्व। ठीक है, प्रूव करना है न्यूटन के थर्ड लॉ। ठीक है, तो देखो न्यूटन का थर्ड लॉ जब आपने प्रूव किया था तो किसका यूज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव किया लास्ट आर्टिकल, तो न्यूटन थर्ड लॉ को उठाया था। अब मुझे न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना है तो किसको उठा लूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटे क्या होगा, डेल पी ए प्लस डेल पी बी बराबर क्या होंगे, जीरो, नेट जीरो।
इसका मतलब डेल पी ए बराबर होगा माइनस डेल पी बी। दोनों की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर। डेल पी ए देखो एफ ए बी क्रॉस डेल टी बराबर माइनस एफ बी ए क्रॉस डेल टी से डेल टी कैंसिल, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, दैट इज न्यूटन्स। हो गया बेटे प्रूफ। क्या था, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उठाना है, दोनों का नेट सम 0 इक्वल, दूसरी साइड ले जाऊंगा माइनस, आपने पुट किया, पुट करते वैल्यू आ गई एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, क्या होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो आपने सेकंड लेके चले